हेलो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन पे डिस्कस करेंगे। ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस एनसीईआरटी। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए। और ये प्रश्न वही हैं जो आपके सीटेट की परीक्षा में रो और हो वही देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको 5 नंबर पक्के हैं, रिपीट कर लेना। और आप नए हो और क्लास को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस क्लास के। पहला प्रश्न लिया हमने, ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? पहला ऑप्शन है आपका रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है स्थानों की अपेक्षा स्थिति की समझ को विकसित करना, या जो स्थिति होती है, स्थानों की जो स्थिति होती है उसकी अपेक्ष उसको विकसित करना। मानचित्र ईवीएस में, इन्वायरमेंट में मानचित्र का क्या महत्व है? तीसरा प्रश्न है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, या पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करना। देखिए, ईवीएस में मानचित्र का महत्व क्या है, और मानचित्र हर जगह हम बच्चों को दिखाते हैं, और क्या क्या जरूरी है मानचित्र का थोड़ा सा जान लेते। मानचित्र क्या है? देखिए, पढ़ने के लिए स्थान, दूरियां और दिशाओं की अपेक्षा स्थिति को समझने की क्षमता आवश्यक है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें दिशाओं की अपेक्षा और उनको समझने के लिए मानचित्र का होना बहुत जरूरी है। नक्शा शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया में एक दृश्य सहायता भी करता है। क्या? नक्शा। तो हमारा प्रश्न कौन सा हुआ? दूसरा प्रश्न, क्योंकि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। ये दूसरा प्रश्न है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्ष का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। देखिए, ये प्रश्न रूबरू किस टाइप का, अगर दोबारा रिपीट होता तो कैसे बनाए? देखो, जहाँ पे ये साइमन है, यहाँ पे अगर हम सलमा भी दे दें, यहाँ पे नाम कर दें सलमा, तो ये कक्षा 5 की सलमा आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्ष का कार्य नहीं करते हैं। और मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। दूसरा प्रश्न है उसे वैकल्पिक सहान गृह कार्य दे, या तीसरा ऑप्शन है उसकी कठिनाई का पता लगाने उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें। चौथा ऑप्शन है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। क्योंकि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। देखिए, कक्षा 5 के साइमन आम तौर पर अपने दिए हुए कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय उसकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए अनुसार कक्षा कार्य के समायोजित करने के लिए उसे बात करें। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है ये 63 है आपका जगह पर। तीसरा है ये, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग सिद्ध होना चाहिए विषय पर एक बार विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है?
मुस्कान ने देखो परिवार डीजल वाहनों का उपयोग सिद्ध होना चाहिए विषय पर उन्होंने वाद विवाद का आयोजन किया, बात छेड़ दी। और मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कथा में क्या विवाद होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा ऑप्शन है ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सहायता करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। चौथा ऑप्शन है वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसकी हम बात कर लेते हैं प्रश्न तीसरे की। तो हमारा प्रश्न तीसरा सही है, क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। देखिए, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य यह है कि वह पूरी तरह से परिवार में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बात कर रही हैं। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा चौथा प्रश्न आपका 64 है। ये कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बैरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? प्रश्न चौथा है इस उद्देश्य को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? प्रश्न देख लेते हैं इसी के। वह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सहायता करने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है इसमें यह शिक्षार्थियों को इतिहास में सच्चे की भूमि की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका हम जान लेते हैं। इसका आपका चौथा प्रश्न सही है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में सच्चे की भूमि की सराहना करने में मदद करता है। देखिए, कुछ 1000 साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बैरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में शामिल करने का उद्देश्य होगा कि ये इतिहास के स्रोतों की पहचान एवं महत्व करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। तो हमारा तीसरा चौथा तो कौन सा हुआ हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया हमारा। ये पहला भी सही है और तीसरा चौथा ये। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। देखिए, ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचना और विवरण में से सीखने में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका पाठ्य चर्चाओं के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं इसका, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विद्यार्थियों को सतर्कतापूर्वक सिखाने की।
तो हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसको हम जान लेते हैं। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में सहायक है। मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति शिक्षार्थियों केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या परिचय में देने में सहायक है। ईवीएस अध्ययन करना प्रकृति को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में जागरूक और सक्षम होना चाहिए। यही हमारी भागीदारी है। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतांक नहीं है। समानता की प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, सहयोग न्याय की प्रति सरोकार। एक नहीं है, बाकी छठे में बाकी सब कुछ है। आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, तो जान लेते हैं। अवधारणा का मानचित्र, इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, अवधारणा नक्शा या वैचारिक आरेख अवधारणाओं के बीच सुझाव दिया संबंधों को एक चित्र द्वारा दर्शाता है। ये डिजाइन और इंजीनियर, तकनीक, लेखक और दूसरों को संगठित करने और संरचना ज्ञान का उपयोग करने वाले एक ग्राफिकल उपकरण है। 67वां छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने देने के लिए, या अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं 7 में कि दूसरा प्रश्न सही है, क्योंकि कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन प्रश्न को युक्ति के रूप में कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों की जिज्ञासा बढ़े और बच्चों का ध्यान बढ़ाए। 8वां प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसे खींचने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्याओं में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में जोड़ना चाहती है जिसे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में इंद्रियां शामिल। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त में से कार्य ठीक होगा? पहला है उचित ए बी। ऑप्शन ये है चारों। तो इसकी हम बात करते हैं। उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, या नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना, या समूह चर्चा में। तो हमारा दूसरा इसमें सही है, क्योंकि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्योंकि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक नहीं किया जा सकता जिससे बच्चे का भ्रमण अच्छा हो? 9वां प्रश्न, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इकरा जो अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करती है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाती है। ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करती है। तो क्या करती है? वह अपने शिक्षार्थियों को उनके संसार में जोड़ने में सहायता करती है। चौथा इसका सही है।
क्योंकि जब इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस पढ़ाएगी तो उनका मुद्दा है कि सब विद्यार्थी, अब जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको संसार के बारे में, संसार में कैसे फुलवाड़ी, कैसे वृक्ष, इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या, गर्मी मौसम, सब उससे जोड़ने के लिए वो कोशिश करती है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ, ठीक है, तोरांग का अर्थ जंगल है। क्या है? मिजोरम, झारखंड, असम या उड़ीसा। इस टाइप के प्रश्न देखो आपके बनने के चांस हैं। रिपीट, हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसका दूसरा सही है झारखंड, क्योंकि झारखंड में तोरांग के जंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका घर एक्स पर स्थित है। देखिए इन्होंने माना आपका घर एक्स पर स्थित है, तो हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे एक्स मान लिया। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। चलिए वाई पर हमने मान लिया, यहाँ पे बिल्ली मान लिया वाई पे स्थित है, स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, यद्यपि आपका विद्यालय सामने ठीक है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो आप पहले, आप ठीक दक्षिण में, अगर दक्षिण में तो कितने 125 किलोमीटर। चलिए हम 125 किलोमीटर चल गए, दूर जाते हैं। फिर ठीक पूर्व में, पूर्व में 100 मीटर लंबा। चलिए ठीक चल गए, लंबा जाते हैं, पार करते हैं और 100 मीटर लंबा जाकर थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए बात कर लेते हैं अब। आपका घर एक्स, आगे या चलो, आपका घर, चलिए घर स्थित है एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, विद्यालय वाई पर स्थित है, एक्स एक्स वाई पे विद्यालय स्थित हो गया। आपका विद्यालय ठीक जाने लगता वाई पे स्थित है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है। चलिए हमने ठीक है सामने मान लिया, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग, राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले, आप ठीक दक्षिण में जाएंगे। चलिए हम दक्षिण में चले गए, 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर दूर जाते हैं। फिर ठीक पूर्व में 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। चलिए सुरंग पार करते ही हमने 100 मीटर सुरंग पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125, फिर हम कैसे उत्तर में 125। चलिए फिर 125 और ये आपका 100, 25 दूरी पर बाई पर अपने विद्यालय पहुंचता था। बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ये देखेंगे, 100 मीटर ठीक पश्चिम में, 125 100 मीटर पश्चिम ठीक उत्तर में, या 125 मीटर ठीक दक्षिण में, 100 मीटर ठीक पूर्व में। तो हमारा किधर हुआ था? तो ये आपका पहला सही है, क्योंकि इस टाइप से गए, पहले इधर आए, फिर इस टाइप से आए, फिर इस टाइप से, तो हमारा ये पश्चिम में पहला प्रश्न सही है इसका। विद्यालय में घर ठीक पूर्व, पूर्व और 100 मीटर दूर स्थित है।
कितना 100 पूर्व से पश्चिम में नहीं है 100। तो अगर विद्यालय से घर की ठीक दूरी 100 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 72वां प्रश्न। थोड़ा प्रश्न सही नहीं चमक रहा, कोऑपरेट कर लेना। देखिए, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाते हैं, जो व्यापारी हैं हमारे देश में लाते हैं। दक्षिण अमेरिका से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, अफगानिस्तान से या इंग्लैंड से। कहाँ से लाए थे? जो हम मिर्ची का यूज करते हैं, मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई थी? जल्दी आप बताइए। तो हम बात कर लेते हैं, इसका पहला प्रश्न सही है, क्योंकि भारत में मिर्च 1498 भारत मिर्च 1498 में आई थी, जिसे पुर्तगाली सबसे पहले गोवा लेकर आए थे। कहाँ पर? गोवा में। जल्द ही भारत के लोगों को ये तीखी फली खाई गई और वे इसकी खेती करने लगे। मिर्च उगाना आसान था, क्योंकि यह हर मौसम में पैदा हो सकती थी और इसकी पैदावार में कोई खास खर्च भी नहीं होता था। और मिर्च में कैप्सोसिन होता है। मिर्च में क्या होता है? कैप्सोसिन होता है, जो इसे तीखा बनाता है। देखिए, कैप्सोसिन एक पदार्थ होता है जिसे तीखा बनाता है, जिससे वो हमें चटपटी सी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां। अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोई लड़का नगर कोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ था। ये रेलगाड़ी 12:30 बजे यानी 22:30 बजे नगर कोल से चली और 6 जून 2022 को 4:30 बजे यानी मंडगांव पहुंची है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किमी दूरी तय की है उसने, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? औसत चाल क्या थी? देखते हैं, इसको कोऑपरेट करना काफ़ी अच्छा। चलो छोटा कर लेते हैं। क्या थी इसकी बात कर लेते हैं। रेलगाड़ी देखिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ था। रेलगाड़ी 12:06 12:30 बजे नगर कोइल से चली, 6 जून 2022 को 4:30 यानी कि पहुंच गई। ठीक है, तो इस समय अंतराल में रेलगाड़ी का समय अंतराल कितना आया? अगर समय अंतराल की बात कर ले तो कितनी उन्होंने तय की किमी दूरी, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने तय की 30 मिनट। औसत चाल आई आपकी, जिसमें 11:45/30। अरे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 38:05। हमने डायरेक्ट कर दिया ये, जिसमें 38:05, तो मतलब आपका चौथा आंसर सही है। इस टाइप का एक प्रश्न बन जाता है आपका इन्वायरमेंट में। बाकी इन्वायरमेंट बहुत इजी है, सब सब्जेक्ट इजी हैं आपके, हमने डायरेक्ट करा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 72वां, सॉरी 73वां था, 74वां देखिए। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्ते के विषय में सही नहीं है? इन्होंने कहा है सही नहीं है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। यह प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें पूछा नहीं है, हमें नहीं निकालना, बाकी सही है, एक गलत है इसमें। तो कौन सा गलत है आपने 74 में? तो हम बात कर लेते हैं
फिर छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, तो ठीक है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, भी ठीक है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, भी ठीक है। तो छत्ते में केवल कुछ नारियाँ मक्खियाँ होती है, ये गलत है। कुछ मतलब ये गलत है, मतलब इसका दूसरा ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न 75वां। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ये प्रश्न सभी को मालूम होगा। किसके नेतृत्व में ये तैयार हुआ था हमारे देश का संविधान? अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो किसके में तैयार हुआ था? सभी को इस प्रश्न का सभी को आंसर मालूम होगा। चलिए हम बता देते हैं। ये पहला इसका आंसर सही है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी। देखिए, संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अम्बेडकर जी सबसे प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के इस प्रूफ को स्वीकार किया, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रूफ समिति ने तैयार किया गया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बन गया था। छिहत्तरवां प्रश्न। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों का विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडार करना या जल और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें कूट है, सही करिए कौन से मैचिंग कर रहे हैं। इसमें 76 की बात हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं। अगर पौधों के लिए हम पहला पौधों को सहारा देना, हाँ ये ठीक है। और भोजन सचित भंडारण करना, ये भी ठीक है पौधे। और जल और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी ठीक है। तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न सही है। देखिए, पौधे के बारे में जान लेते हैं। पौधे के बारे में क्या है? देखिए, जड़ मिट्टी के कारणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों की भूमि पर स्थित रखती है। ये पौधों के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों में पहुंचाती है, जिससे मिट्टी मजबूत बनी रहती है। 77वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? देखिए, नहीं निकाल देना, बाकी एक नहीं है, बाकी सब है इसमें। मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख या जम्मू और कश्मीर, कौन सा नहीं है? तो बात कर लेते हैं इसकी। 170 का मणिपुर नहीं है। ये प्रश्न सही है, क्योंकि चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हीं सब बारे में थोड़ा सा रिलेटिव जानकारी कर लेते हैं नीचे। देखिए, अज्ञात स्थित आंकड़ों के अनुसार सभ्य तथ्य क्या? मणिपुर राज्य 21 जनवरी 1972 को बना। मणिपुर राज्य 21 जनवरी 1972 को, और संघ शासित चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को, और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर 2019 में, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 5 अगस्त 2019 को ये तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 78वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए उत्पादन है? कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए उत्पादन है। क्या है इसके लिए? कौन सा सही है? गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बम्बे हाई, या बम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, या असम या उड़ीसा, कौन सा इसमें सही है? आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कच्चे तेल के लिए। तो हम बात कर लेते हैं। गुजरात और तमिलनाडु पहला आंसर सही है इसका। इसी से रिलेटिव कर लेते हैं कुछ जानकारी और। देखिए, भारत में कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादन गुजरात और तमिलनाडु पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित
अपसादी चट्टानों के बीच पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का तेलीय द्रव्य है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम शब्द का निर्माण पेट्रो अर्थात चट्टान और ओलियम अर्थात तेल से मिलकर हुआ है, इसलिए इसे चट्टानी तेल या रॉक ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल के नीचे स्थित अपसादी चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर की जाती है जिसे ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप को कच्चा तेल कहा जाता है। विश्व में सबसे पहला पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य में स्थित है टाइटिसाविले स्थान पर की गई। हाल ही में भारत में राजस्थान सरकार ने बम्बे हाई के पश्चात दूसरा सर्वाधिक तेल उत्पादन राज्य होने का दावा किया है। इससे रिलेटिव ये जानकारी थी 79%। देखिए, निम्नलिखित में से पक्षियों क्या है? पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। कौवा, चील या बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। 79 का आपने चुन लिया होगा आंसर। तो बात कर लेते हैं इसकी। दूसरा प्रश्न सही है क्योंकि बाज, चील, गिद्ध ये हमसे प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य होते हैं। 8वां प्रश्न, सॉरी 80 में देख लेते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो इसका पहला प्रश्न सही है, तेलंगाना। क्योंकि पोचमपल्ली शायद दक्षिण भारत के आने वाली साड़ियों की सबसे अच्छी किस्मों में से एक है। इन्हें वहाँ के सबसे पुराने और पारंपरिक रूप से माना जाता है। अद्वितीय डिजाइन से जो पैटर्न मिलते हैं इनमें कुछ कलात्मक और तेलंगाना में लोगों की कल्पना संबंधित साड़ियाँ महसूद फेमस के रूप में मिलती हैं। 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक और गुड़। कौन सा इसमें सही है? 21 की बात करें तो हम, कितना अच्छा प्रश्न है, ये रिपीट वाला प्रश्न हुआ है आपका। तो बात कर लेते हैं इसकी। चौथा प्रश्न सही है क्योंकि देखिए आंवला, पालक और गुड़ में क्या है? आयरन प्रचुर मात्रा भरपूर पाया जाता है। थोड़ा सा आयरन के बारे में और भी अदृश्य चीज़ें बात कर लेते हैं। कभी हो सकता है आपको इस ऑप्शन नहीं मिले और आप अपना प्रश्न गंवा दो। इससे अलावा और देख लेते हैं। आप देखिए आयरन क्या क्या मिलता है आयरन में। आयरन लोहे के महत्वपूर्ण स्रोत जैसे हरी पत्ते, सब्जियां, आंवला, पालक, गुड़, मटर। देखिए मटर में भी मटर की फलियां हैं, किशमिश, अखरोट, नाशपाती, सभी अनाज, मूंग, मसूर दाल, चोकर, बीज, सोयाबीन, मछली, यकृत और मुर्गा और अंडा इत्यादि, इनमें सब में आयरन मिलता है। पहले यही मिलेंगे आपको 3 ऑप्शन देखने को।
निम्नलिखित में किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। किसने? जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम स्वामीनाथन या ग्रोगर जोहन मेंटल। 82वां तो आपने टिक कर लिया होगा, तो इसका आपका चौथा सही है, क्योंकि ग्रोगर जोहन मेंटल ने पौधे का चुनाव किया है, क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये एक साल में कई बार लगाया जा सकता है। इसके पुष्प आकार में बड़े और अधिक पराग क्षमता बनाने लायक होते हैं। इनमें पराग को आसानी से भी किया जा सकता है और मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं और इनका अध्ययन करने में भी अत्यंत सरलता होती है, इसलिए मटर का पौधे पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। 83वां प्रश्न है, नीचे दिए गए 83 नीचे दिए गए राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। असम, उड़ीसा, राजस्थान या लद्दाख। कोई 4 मीटर दिया मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं कौन से में? असम में, क्योंकि असम में सबसे ज़्यादा बारिश। इसके बारे में, असम के बारे में जान लेते हैं। असम में पक्का लिस्टस पर बनाए गए हैं, क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। असम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। बाढ़ के मामले में घरों के अंदर पानी जमा हो सकता है। अगर मकान जमीन स्तर पर बनाते हैं तो घरों की बाढ़ से बचने के लिए घरों के जमीन स्तर पर और ऊपर जमीन पर बनाया जा सकता है, इसलिए वो 3 से 4 फीट ऊपर बनाते हैं। ये प्रश्न 100% आएगा, इस टाइप का प्रश्न जरूर रिपीट कर लेना। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रम क्या है? इस टाइप का एक प्रश्न 100% आता है, रिपीट कर लेना। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, या दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 84 प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसका दूसरा सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर। मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रम दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में स्थित है। 85वां प्रश्न देखते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और समाज विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो आपका प्रश्न तीसरा सही है, क्योंकि एक पाठ में 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ये योजना एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 से पूछ गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन। ईवीएस में पूछा गया था, वो सॉरी एनसीएफ 2005 में पूछा है प्रश्न। एनसीएफ 2005 के रिकॉर्डिंग तो हम बात कर लेते हैं। पहला सही है, क्योंकि चीज़ें जो हम बनाते हैं और कैसे काम करती हैं, पहला प्रश्न सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके आसपास, घर के आसपास, पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाहरी अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। बच्चों से आसपास से पूछना चाहिए, आपके आसपास क्या क्या
फुलवाड़ी, पत्ते, पौधा, क्या क्या पेड़ उगते हैं, इसके बारे में बच्चों को ज्ञान की वृद्धि यानी शिक्षण का खुद को खोजने का, खुद की सच्चाई के जानने की भी निरंतरता प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? 87वें प्रश्न है, उपाख्यान क्या है? देखो, मुख्य रूप से समस्तग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, या मजबूतियों को कमजोरियों की पहचान करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की रुचियों और संबंधों को आदि की पहचान करना, उपाख्यान क्या है 87वें प्रश्न की? तो बात कर लेते हैं दूसरा, क्योंकि इसमें पहला मुख्य रूप से समस्तग्र स्थितियों की पहचान करना, मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। 88वें प्रश्न है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों के कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी कवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने की को है, एक छात्र की मां को कक्षा में अमित्र करें जो ऑटो चालक है, तीसरा है आपको रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, चौथा ऑप्शन है आपका विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं। 88 का तो हम बात कर लेते हैं इसका। दूसरा प्रश्न सही है, क्योंकि एक छात्र की मां को कक्षा में अमित्र करें और ऑटो चालक है। कार्य संबंधी लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी कवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित क्या कक्षा में क्या करना चाहिए? इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 88 का देखिए, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी कवियों के प्रति संवेदनशील कराना चाहती है। स्मिता को एक छात्र की मां को कक्षा में अमित्र करना चाहिए जो ऑटो चालक है। इससे बच्चों में महिलाओं के प्रति दृष्टि में परिवर्तन आएगा। 89वें प्रश्न, पुनीता ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता क्या चाहता था? अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना, परीक्षा करने की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बनना आ सकता है, यह है पाचन से संबंधित क्रियाशील शिक्षार्थियों विचारों को प्राप्त करना। 89 का प्रश्न, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों विचारों को प्राप्त करना, चौथा प्रश्न सही है, क्योंकि पुनीता ने अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले ही पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका ये, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है? इसके छात्रों को प्रगति निगरानी करनी चाहिए। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। यह रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। अधिगम को सुदृढ़ करने के या अध्यापक को समय का कार्य करने में मदद करता है। 90 का तो बात कर लेते हैं, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। दूसरा प्रश्न सही है इसका, क्योंकि रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना होता है और ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए भी आकलन के रूप में किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों का पृष्ठ पोषण प्रदान करना है।
इसके द्वारा विद्यार्थियों को ये पता लगाया है कि उसे कहाँ पर ये शुरुआत करनी चाहिए। ये रहे दोस्तों आपके 30 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के रूप में। रोज़ हम 30 प्रश्न कराएंगे प्रैक्टिस सेट। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि इससे आपको रूबरू वही प्रश्न आपको सीटेट की परीक्षा में देखने मिलेंगे जो हम करा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि हमने कुछ प्रैक्टिस सेट जो 2021 में या 22 में पेपर हुए हैं उसके भी कुछ प्रश्न कराएंगे हम आपको, ऑनलाइन किस टाइप के पेपर पूछे गए हैं। अगर आप करा चाहते हो ऑनलाइन वाले प्रश्न कराएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 2021-22 में जो ऑनलाइन पेपर पूछे गए हैं उसमें से भी हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेट, किस टाइप के पेपर बने हैं आपके या पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है बस। चाहे आपका हिंदी पेडागोजी हो, आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र पेडागोजी हो, या इन्वायरमेंट पेडागोजी हो, मैथ की पेडागोजी हो, कोई सा पेडागोजी हो, क्योंकि बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमें ये मालूम होता है कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना हमारा अच्छा नंबर आने की संभावना है। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। जब तक के लिए आपको गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहना, खुशहाल रहना। क्योंकि क्लास और बड़ी भी हो जाती है, हम इसलिए छोटी क्लासें करा रहे हैं आपको।